नमस्कार योद्धाओं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं आपको इसी नाम से संबोधित करूंगा, क्योंकि यही तो वो रणभूमि है जहाँ आपको आपके साधनों का उचित दिशा में प्रयोग करके साध्य की प्राप्ति करनी है। साध्य केवल एग्जाम पास करना नहीं होता। आपका लक्ष्य यूपीएससी या राज्य परीक्षाओं में एक अच्छी रैंक को हासिल करना है। अगर आज हम बात करेंगे अपने इतिहास कहानियों के प्रोजेक्ट की, जो मैंने अभी लॉन्च किया है, इतिहास कहानियों में उसका कालखंड जो विश्व इतिहास का है, उसकी कहानी शुरू होती है प्रबोधन से। लेकिन हमें सिलेबस में देखें तो प्रबोधन की पृष्ठभूमि में हमें पुनर्जागरण भी पढ़ना होता है। इस कड़ी को समझने से पहले आपको मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा दूं। मैंने पिछली कक्षा में आपको कुछ पहलुओं की समझ विकसित करने में कोशिश की थी। पुनर्जागरण से पहले हमें थोड़ा सा आधुनिकता के बारे में भी जानना पड़ेगा। ये कहानी है 1.2 पुनर्जागरण, जो प्रबोधन की पृष्ठभूमि में। रिवीजन की बात करें तो जैसे आधुनिकता। आधुनिकता क्या है? आधुनिकता के बारे में हमने समझा था कि जहां हम वर्तमान विश्व में खड़े हैं, वहां हम कैसे पहुंचे, किस तरह से, कौन सा रास्ता हमने अपनाया। विधि के समक्ष समानता की बात करते हैं। एक तरफ हम चांद पे जाने की बात करते हैं, एक तरफ हम अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता की बात करते हैं। इतना आसान तो रास्ता नहीं रहा होगा। कहीं ना कहीं क्रांतियां, रक्त रंजित क्रांतियां, जहां जहां बहुत सी विचारकों ने अपनी जान दी, चिंतकों ने अपनी जान दी, बहुत सी पुरानी संस्थाएं खंडित होकर नई संस्थाएं बनी। जैसे आधुनिकता को मैंने बताया पिछली क्लास में कि आधुनिकता एक सर्वांगीण जीवन पद्धति है, जिसके अंतर्गत वैचारिक स्तर पर हम पुरानी संस्थाओं को खंडित करके नई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं का निर्माण करते हैं। इस सारी प्रक्रिया में कितना समय लगा होगा, कितनी जानी गई होंगी, कितनी व्यवस्थाएं परिवर्तित हुई होंगी, इस सभी की चर्चा हम कर चुके हैं। थोड़ा सा पुनर्जागरण की बात करें, जहां हमने आधुनिकता को पढ़ा, वहां मध्यकाल से आधुनिक काल तक की यात्रा हमने कैसे पूरी की, जिसमें बहुत सारे विकल्प मिले, बहुत सारी क्रांतियां हुई, बहुत सारी परंपराएं बदली। उसी तरह कहानी के कुछ महत्वपूर्ण पात्र इनकी हमने बात की थी, जैसे बुद्धिवाद, तर्कवाद, मानवतावाद, समाजवाद, उपयोगितावाद। इन सारे सब के बारे में हमने पढ़ा। अब तक हमने पुनर्जागरण में पढ़ा कि क्या हुआ था, यह कब शुरू हुआ। कब शुरू हुआ की बात करें तो जिस प्रकार यह 14वीं-15वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत इटली से होती है, यूरोप से। 14वीं-15वीं में शुरुआत होकर 15वीं-16वीं-17वीं में ये अपनी उन्नत अवस्था में था, और 18वीं सदी में, 19वीं सदी में इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे भारतीय आंदोलन पे भी दिखता है। हमें पता चल गया ये कब हुआ। अब हम जानेंगे ये कहाँ हुआ। ये इटली से होता हुआ जर्मनी, फ्रांस, लंदन के रास्ते रोम पहुंचा। ये यूरोप से ही क्यों शुरुआत हुई, कैसे हुआ, कहाँ हुआ और क्यों हुआ? तो सबसे पहले अगर हम क्या की बात करें तो पुनर्जागरण के रास्ते, जो मध्यकाल की आस्था थी, उसका स्थान तर्क बुद्धिवाद ने ले लिया। जहां हम अनुकरण कर रहे थे, वहां अनुकरण का स्थान अनुसंधान ने ले लिया। यही एक सबसे बड़ा बदलाव पुनर्जागरण की देन है। अगर पुनर्जागरण की बात करें तो पुनर्जागरण एक बौद्धिक प्रणाली है जो आधुनिकता की वाहक है और चिंतन परीक्षण कर सही गलत, उचित अनुचित का निर्णय तर्क बुद्धिवाद पर लेती है। मैं आपको दोबारा इसकी संकल्पना से परिचित कराता हूँ। ये एक ऐसी बौद्धिक प्रणाली है जहाँ पर विज्ञान परक चिंतन होता है, परीक्षण होता है, निरीक्षण होता है। उसके बाद हम गलत, सही, उचित अनुचित के निर्णय पर पहुंचते हैं, जो निर्णय हमारा तर्क बुद्धिवाद पर डिपेंड करता है। यहाँ पर पुनर्जागरण में बुद्धि के आलोक से हम प्रकाश की ओर जाते हैं। इसी को एनलाइटमेंट बोलते हैं। अगर हम इसके चरित्र की बात करें, पुनर्जागरण का चरित्र कैसा था? ये खंडनात्मक ना होकर विकल्पनात्मक था। क्योंकि खंडनात्मक का मतलब मैं आपको समझाऊं। खंडनात्मक में ये
ऐसी स्थिति में था कि ये मध्यकाल का डायरेक्ट खंडन नहीं कर सकता था। इसने एक विकल्प दिया। ये मध्यकाल के संक्रमण में था और आधुनिक काल की दहलीज पर। अब अगर ये खंडन करता तो इसको वहीं समाप्त कर दिया जाता, इन विचारधाराओं का वहीं निर्मूल निपटान हो जाता। क्या होता है कि जब हम एक नया विकल्प, एक ऐसी रूढ़िवादी संस्था, रूढ़िवादी परंपराओं के सामने लाते हैं, इतना आसानी से वो एक्सेप्ट नहीं करते। वहां पे जहाँ चर्च की प्रधानता है, जहाँ अंधा कानून चलता है, जहाँ अनुकरण किया जाता है, अनुसंधान, विज्ञान, तर्कवाद, मानवतावाद बहुत दूर की कौड़ी बन चुके हैं, वहां पे आस्था का स्थान तर्कवाद तब, तर्क बुद्धिवाद तभी लेगा जब पुनर्जागरण को हम एक बहुत वैज्ञानिक तकनीक से या समझदारी के साथ अपने समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर हम बात करें मध्यकालीन स्तंभ की, यहां से होती है हमारी कक्षा 1.2 स्टार्ट। अब आपको कहानी में मजा आएगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हम एक ऐसा दृष्टिकोण, एक ऐसा अप्रोच इस कोर्स में लाए हैं कि आपको इतना लाभ होगा कि जब आप परीक्षा हॉल में अपना मुख्य आंसर लिख के, मुख्य परीक्षा में अपना उत्तर लिखेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप मुख्य परीक्षा में बैठे हैं। हम इस अप्रोच में एक फॉलो अप वीडियो लाएंगे। फॉलो अप वीडियो एक ऐसी वीडियो, जब हम पुनर्जागरण का टॉपिक आज संभवतः खत्म कर लेंगे, उसके बाद पूरे पुनर्जागरण पे हम एक 5 मिनट की वीडियो बनाएंगे। उस 5 मिनट की वीडियो में इस पूरी दोनों वीडियो का सार होगा और वो बताया जाएगा कि आपका प्रश्न कैसे हल होगा। जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं, जितने भी आने वाले वर्षों में संभावित प्रश्न हैं, वो प्रश्न कैसे हल होंगे। वहां पे आपको 20 से 30 लाइन ऐसी लिखाई जाएंगी जिससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ जो मैंने अपने अनुभव से सीखी है। ये एग्जाम केवल पढ़ के तो होने वाला है, बहुत पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़े, वहां से पढ़े, बहुत जगह से पढ़ लिए। ये एग्जाम स्मार्ट स्टडी से होता है। ये एग्जाम होता है कि जो यूपीएससी की डिमांड है वो आपने लिख दी, और प्रबोधन पे, पुनर्जागरण पे जितना मैं आपको बताऊंगा आप लिख के आएंगे, आपको 60% मार्क्स उसमें गारंटेड है। उससे ज्यादा नहीं लिखना। जहां आए 70% बातों में वही थ्योरी फिट होनी है। समझ गए ना? तो प्लीज अभी से इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे हमें भी एक हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो इसकी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कीजिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन स्तंभ। पहला स्तंभ समर्पण, जिस पर मध्यकाल टिका हुआ था। दूसरा स्तंभ अंधविश्वास, तीसरा आस्था और चौथा सामुदायिकता। अगर हम समर्पण की बात करते हैं तो समर्पण में धर्म जो सबसे ऊपर का स्थान रखता था। धर्म के प्रति समाज का इतना ज्यादा समर्पण था कि धर्म का अंधा अनुकरण करते थे। धर्म की सत्ता का निर्माण था, धर्म की सत्ता का फॉलोअप था। सबसे उच्च स्तर पे धर्म की सत्ता, और जो धर्म के ठेकेदार थे उन्होंने जो कह दिया वो आपको मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो मतलब आपने ईश्वर को नाराज किया। धर्म का वो स्थान था कि चर्च में लोग पैसे लेके आपके पाप कटवाते थे, आपको कहते थे कि आपको ज्यादा धन संचय नहीं करना है, वो कहते थे कि आपको ये गलत काम नहीं करना है। वहां ना प्रश्न की बात थी, ना तर्क की बात थी। एक ऐसा समाज जो परंपराओं से जकड़ा हुआ था, जो धर्म में, जो हमारी किताबों में, जो बड़े लोगों ने मान्यताओं में चीजें हैं, वो आपके सामने रख दी गई। इन परंपराओं को आपको मानना ही होगा, और नहीं मानोगे तो आपको अपनी जान देनी पड़ेगी या बहुत बड़ा नुकसान कराना पड़ेगा। एक ऐसी ऐसी रूढ़ियां, एक ऐसा मायाजाल जिसमें समाज सिमटता सा गया। समाज, संकुचित समाज की परिभाषा अगर हम बताएं, एक ऐसा समाज जो परंपराओं से दबा पड़ा है, रूढ़िवादिता से दबा पड़ा है, धर्म का अंधा अनुकरण कर रहा है, वही मध्यकाल था। अगर हम अंधविश्वास की बात करें तो एक ऐसा समाज जिसमें लौकिकता की कोई जगह नहीं, केवल पारलौकिकता पर ध्यान दिया जाता है, केवल और केवल ईश्वर की बात की जाती है, जहां भौतिक सुखों से दूर दुनिया का निर्माण किया जा रहा है, जहां किसी भी चीज का अंधा अनुकरण किया जा रहा है, जहां संधान की कोई बात नहीं है, जहां खोज की, विज्ञान की कोई बात करने वाला नहीं है। आस्था, आप सभी को पता है आस्था कैसी होती है। एक अंधी आस्था होती है जिसमें हम प्रश्न नहीं करते, जिसमें तर्क नहीं करते। धर्म के प्रति हमारा विश्वास क्या है, धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा क्या है,
जो विश्वास हम धर्म पे करते हैं, हम चर्च पे करते हैं, वो विश्वास क्या सही है? और सही भी है तो कितने, किस लेवल तक सही है, ये आपको जानना पड़ेगा। जैसे जैसे कर्मकांड बढ़ते गए, लोगों के खर्चे बढ़ रहे थे, लोग बाग कर्मकांड की वजह से दरिद्रता में जा रहे थे, लोगों में विवाद हो रहे थे, भेदभाव हो रहा था, वंचित समाज बन रहा था, अस्पृश्यता का निर्माण हो रहा था, कर के दायित्व का अंतर था। चर्च, कुलीन वर्ग, जिनको टैक्स देना ही नहीं, मजदूर, किसान, जो समाज की नींव थे, सारा टैक्स उनसे लिया जाता था। सारी फैसिलिटी एक वर्ग को, जिसको विशेषाधिकार बोलते हैं, और सारे दायित्व एक वर्ग को, मजदूर और किसानों को। ये इतना बड़ा भेदभाव मध्यकाल में सामने दिखता है। अगर हम बात करें चौथे स्तंभ की सामुदायिकता, वहां सभी परंपराएं, रूढ़िवाद, नीतियां, रीतियां सब समाज केंद्रित थी। मानव का कोई स्थान नहीं, मानव को सिर्फ और सिर्फ एक साध्य बनाया गया। सॉरी, मानव को सिर्फ और सिर्फ एक साधन के रूप में माना गया, जहां पे समाज एक केंद्र की भूमिका में था और मानव एक तुच्छ प्राणी। इसको पुनर्जागरण ने बदला। अगर मैं बात करूं तो विज्ञान परक परीक्षण के बिना, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कि ना तो हमने कोई खोज की, ना विज्ञान परीक्षण किया, किसी ने लिख दिया किसी किताब में कि पृथ्वी केंद्र में है और सभी के सभी ग्रह उसके चारों तरफ को घेरे हुए हैं। इसको हमने सदियों तक माना, बहुत सालों तक इसकी बिना विवेचना के फॉलो अप किया। और जब बाद में पता चला, कोपरनिकस जैसे विद्वान ने 14वीं सदी में खोज की कि चंद्रमा, सॉरी, पृथ्वी केंद्र में नहीं, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और सारे के सारे ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। गैलीलियो ने जब खोज की, दूरबीन की, तब कोपरनिकस की ये संकल्पना प्रमाणित की गई। अब बात आते हैं कहानी के एक पड़ाव की, जहां हम ये क्वेश्चन करते हैं कि पुनर्जागरण से हमें क्या मिला। पुनर्जागरण, 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 देखें तो कैसा समाज मिला, कैसी आधुनिकता थी, कैसा विश्व था, जहां एक और व्यवस्था चल रही थी समाज केंद्रित, वहीं पर पुनर्जागरण एक ऐसा दृष्टिकोण देता है जो मानव केंद्रित है, जहां मानव को साध्य समझा जाता है, जहां पुनर्जागरण के विचार कहते हैं कि परंपराएं, रूढ़ियां, मान्यता, ये सब मानव के लिए, ना कि मानव इनके लिए बना है। समाज मानव से बनता है, ना कि समाज से मानव। समाज की साध्यता से परिवर्तित किया गया और मानव को साध्य माना गया। विचार को, चिंतकों की अगर विचारों में हम बात करते हैं, ऐसे चिंतक हुए हैं जहां मानव को देवदूत की संज्ञा थी, जहां मानव को मस्तिष्क की अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण बताया गया, जहां बोला गया कि मानव, हे मानव, यू आर मैजिक, आप तो इतनी अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण हैं जितना संपूर्ण विश्व में कोई नहीं, आप साक्षात ईश्वर के दूत हो, अद्भुत हो, चमत्कारी हो। धर्म, आस्था और अंधविश्वासी सत्ता से तर्कवादी, विज्ञान परक, बुद्धिवादी, अनुसंधात्मक व्यवस्था की ओर हमने कदम रखा। सबसे महत्वपूर्ण बात, विशिष्ट चिंतन का प्रतिनिधित्व, विशिष्ट चिंतन का प्रतिनिधित्व करता है ये पुनर्जागरण। तो हमें क्या क्या मिला पुनर्जागरण से? एक तो मानव केंद्रित समाज, दूसरा मानव को साध्य मानने वाली व्यवस्था, एक तर्क बुद्धिवाद का निर्माण, तर्क बुद्धिवाद, चिंतन, परीक्षण, निरीक्षण करके उचित अनुचित का ज्ञान, उचित अनुचित, सही गलत पर निर्णय लेना, क्या सही है और क्या गलत है, ये जानने का प्रयास। यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा डीप में नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि हम उसके प्रबोधन वाले टॉपिक में डीप में चलेंगे। यहाँ मैं आपकी केवल सोच समझ विकसित कर रहा हूँ कि पुनर्जागरण से कोई भी प्रश्न आता है वो इस सीमा से बाहर नहीं जाएगा। पिछले 30 साल, 40 साल के प्रश्न उठा लो यूपीएससी के, और आने वाले संभावित प्रश्नों की टेस्ट सीरीज जहां भी किसी इंस्टीट्यूट में, मैं गारंटी देता हूँ 95% यहीं से आएगा। तो इसीलिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, अब ऐसा तो हुआ नहीं कि पुनर्जागरण आया, जादू से आ गया। पुनर्जागरण जैसी विचारधारा रात को सपने में आई और सुबह विकल्प विकल्प मिल गया आपको। नहीं, ऐसा असंभव है, क्योंकि विचारधाराएं कभी भी निर्वात में जन्म नहीं लेती। कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो विकल्प मिले होंगे, तो कारण क्या रहे
ये विचारधाराएं क्यों आई, कैसे आई, चलिए जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि काल सापेक्ष कैसा था, वहां की परिस्थितियां कैसी थी, देशों की अवस्थितियां कैसी थी। जैसे यूरोप की हमने बताई कि यूरोप एक विकसित समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उसी समय अगर भारत की बात करें, एशिया की बात करें, तो बहुत पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता नजर आ रहा है, जहाँ पे देशीय भौगोलिक अवस्थितियां अलग थी, जहाँ एक पिछड़ा हुआ समाज, एक वंचित समाज, भेदभावपूर्ण समाज, वहां एक आवश्यकता होती है, एक विकास की। कहते हैं ना, आवश्यकता ही विकास की जननी है, आविष्कार की जननी है। और आविष्कार कैसे होगा? विकास के जरिए होगा। सबसे पहला कारण वाणिज्यिक विकास, जहां पर एक मध्य वर्ग की उत्पत्ति हुई। अब थोड़ी सी मध्य वर्ग की कहानी सुनाने जा रहा हूं, ध्यान देना यहाँ पे। मध्य वर्ग कौन था? ये मध्य वर्ग वही मध्य वर्ग था जो सामंतवाद काल में, सामंतवाद के समय निरंकुश राजाओं को जन्म देता है। इसी के कारण राजतंत्र का निर्माण हुआ और वो आगे चलकर निरंकुश बना। लेकिन सारा काम तो मध्यकाल ने किया, मध्य वर्ग ने किया। फिर भी इनको कुलीन वर्ग का दर्जा नहीं मिला। कुलीन वर्ग धर्म की सत्ता बन गई, एक धर्म की पुत्री बन गई। आगे चल के पुनर्जागरण के समय इनकी स्थिति में थोड़ा सा विकास हुआ, एक नवीन दृष्टिकोण का निर्माण हुआ। क्योंकि अब मध्य वर्ग एक ऐसा वर्ग था जिसके पास खाने के लिए पैसा था, खाने के लिए वस्तु थी, और वो एक बौद्धिक चिंतन की ओर बढ़ रहा था। वहीं पर उसका एक दृष्टिकोण बन रहा था, पुरानी परंपराओं से, पुरानी रूढ़ी रिवाजों से वो दूर जा रहा था, जहाँ एक सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के प्रति वो विकल्प देने का प्रयास कर रहा था, एक आधार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे जैसे वाणिज्यिक विकास हो रहा था, उसको बुक कीपिंग की आवश्यकता पड़ी, उसको अपना अकाउंट्स बनाने की जरूरत पड़ी, मैथ्स की जरूरत पड़ी, न्यू सब्जेक्ट। अभी तक जो दर्शन की बात चल रही थी, जो आस्था की बात चल रही थी, अब बात होने लगी मैथ की, अब बात होने लगी अकाउंट्स की, क्योंकि वो एक लौकिक समाज में जरूरत थी। भौतिकवादी संसार में आपकी जरूरतें ही महत्वपूर्ण होती हैं, वो मध्य वर्ग की मांग थी। उसको भौतिकता में विश्वास था, वो पारलौकिक से अलौकिक की तरफ कदम रख रहा था। पारलौकिक में भी आस्था रखता था, भगवान की पूजा करता था उस समाज के बारे में, लेकिन वो अंधा अनुकरण नहीं करता था, क्योंकि एक उसका बौद्धिक विकास हो रहा था। अब बात करें हम दूसरा कारण, जो एक शहरी वर्ग। नगरीकरण व्यवस्था ने शहरों का निर्माण किया, वहां एक नया वर्ग उभरा, शहरी वर्ग, जिसके आगे आकांक्षाएं थी, जिसकी इच्छाएं थी, डिजायर्स थी, समाज का एक आधार था, जिसकी कुछ आवश्यकताएं थी भौगोलिकता के अनुरूप। जैसे आज हम भौगोलिकता की बात करें, हम बात करते हैं कि हमें एसी चाहिए, हमें परिवहन की व्यवस्था चाहिए, हमें फैसिलिटी चाहिए। यहीं पे हमें सारी फैसिलिटी, भौतिक सुख चाहिए। हम पारलौकिक की बात नहीं कर रहे, हम लौकिक की बात कर रहे हैं। उसको समय बचाना। शहरी वर्ग की इच्छाएं, शहरी वर्ग की सोच एक नवीन संस्थाओं का जन्म लेने लगी, और उसको पंख दिए आपकी भौगोलिक खोजों ने। अगर भाप का इंजन नहीं बनता तो क्या यातायात संचार आधुनिकता आती? नहीं। इस पर एक छोटी सी कहानी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। एक धर्म युद्ध हुआ, धर्म युद्ध चल रहा था, और कुस्तुतुनिया साम्राज्य का पतन हो गया। कुस्तुतुनिया साम्राज्य, जहाँ पे यूरोप के ग्रीक विचारकों की बहुत गहन गूढ़ साहित्य पड़ा हुआ था, एक संस्थाएं थी, सोच थी। उस कुस्तुतुनिया के पतन के बाद जब वहां से लोगों का परिगमन हुआ, वो यूरोप की साइड में भागे, लेकिन अपने साथ अपनी किताबें ले गए, अपना साहित्य, अपना ज्ञान। अब किताबों का परिगमन जब यूरोप में होने लगा, तो यूरोप में एक नई सुबह का निर्माण हुआ। यूरोप, सही में यूरोप एक पुनर्जागरण की स्थिति में आया। लेकिन कहीं ना कहीं तो यूरोप में भी स्थितियां रही होंगी ना, ऐसी तो कोई नई चीज एक्सेप्ट नहीं करता। वहां पर उसके लिए अतीत के क्लासिकल आदर्शों के प्रेरक अवलंब में प्रस्तुतिकरण, जहां पे आपके अतीत के क्लासिकल साहित्य को एक नए कवर के रूप में, एक नए प्रेरक अवलंब के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जहां तर्कवाद, तर्क बुद्धिवाद का ही विकल्प देकर अच्छी बातों को अपनाने की बात की जा रही है, जहां कहता है कि बौद्धिक चिंतन से आपकी समझ विकसित होगी, आप सही गलत का निर्णय ले पाएंगे। एक ऐसे समाज का निर्माण
भौगोलिक खोजों के द्वारा। अब प्रश्न आता है कि यूरोप में तो चलो यूरोप में, अब भैया इटली में क्यों? अब इटली में इसलिए हुआ क्योंकि जो सबसे पहली चीज उसकी भौगोलिक अवस्था ऐसी थी। भौगोलिक अवस्था सबसे पहला कारण, व्यापारिक लाभ। जो व्यापारिक लाभ हो रहा था, अब वो लाभ की स्थिति में थी, तो जैसे जैसे आदमी का विकास होता है उसकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं। पैसे तो हो गए, अब उन पैसों को खर्च भी करेगा ना, समय बचेगा, तो एक बौद्धिक चिंतन की बात आएगी और वो किताब वहां पे सुलभ हो गई। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो प्रिंटिंग प्रेस आ गई। अब प्रिंटिंग प्रेस ने जो उन किताबों को, साहित्य को खरीद सकता था, उसके बाद वो इजीली आने लगी। एक शहरी वर्कर जो इटली था, वो पहले से ही एक नगरीकरण सभ्यता में जी रहा था। और सोच सकते हो, अब एक शहरी समाज की मॉडर्न सोच होती है, वहां पे वैसे नहीं देखा जाता कि यार ये रूढ़िवाद है, ये परंपरा, ये जातिवाद, ये वंचित समाज, ऐसा नहीं देखा है। आज भी आप उससे कंपेयर कर सकते हैं वर्तमान काल से। वहाँ ऑलरेडी जो उनकी चलती हुई आ रही गणतंत्रवादी पद्धति थी, तो इटली को जो मध्यकाल की सोच से पहले से ही दूर रहा है, जहाँ गौतिक कला का कभी गौतिक कला पनपी ही नहीं। एक ऐसा समाज, एक ऐसा माहौल, एक ऐसी परिस्थिति जिसने पुनर्जागरण को एक बेस दिया, एक आधार दिया। अब हमने सबसे पहले जाना पुनर्जागरण क्या है, ये कब हुआ, 14वीं 15वीं शताब्दी में, ये क्या था, ये क्यों हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके साथ में, इसके अभिलक्षण क्या थे, अब किस रूप में था, कैसा था पुनर्जागरण। ये व्यक्तिवादी सोच वाला था। यहाँ पे मानव केंद्रित समाज की बात हो रही है। यहाँ मानव को साध्य माना गया, ना कि साधन। यहाँ विज्ञानवाद की बात होती है। यहाँ रूढ़िवादिता, यहाँ जितनी भी परंपराएं, रीतियां, अर्थव्यवस्था, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो सारी की सारी मानव के लिए, एक मनुष्य के लिए ही सारी चीजें बनाई गई, ना कि मनुष्य को एक साधन मानते हुए समाज के लिए। बुद्धिवाद, यहाँ बात तर्क की जाती है। यहाँ हर व्यक्ति की हर व्यक्ति का निर्णय लेने का तरीका परीक्षण होता है। यहाँ पहले मानो फिर जानो वाली पद्धति को फॉलो किया जाता है। यहाँ जिस तरह बात होती है, वो बात होती है अपने अनुभव की, अपनी बुद्धि की, अपनी सोच की, संज्ञानात्मक विचारों की को यहाँ पे जगह मिलती है। यहाँ आस्था से, विश्वास से, भावनाओं से, अनुकरण से निर्णय नहीं लिए जाते। जहाँ पुनर्जागरण होता है, वहाँ इहलौकिकतावाद की बात करती है कि वहाँ पारलौकिक जीवन की बात इतनी उच्च स्तर पर नहीं की जाती। वहाँ ईश्वर में श्रद्धा रखी जाती है, उसका अंधा अनुकरण नहीं किया जाता। जिस तरह ये लौकिकवाद की बात करें, भौतिकता की बात करता है, लौकिकता की बात करता है, आवश्यकता अनुरूप परिवर्तन की बात करता है, विकल्प प्रदान करता है, उसी तरह पुनर्जागरण के अभिलक्षण में सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवाद आता है। राष्ट्रवाद पुनर्जागरण की ही देन है। अगर एक रूप में कहें, जिस तरह साहित्यकारों ने यहाँ पे अपना साहित्य क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा, सबको एक लक्ष्य दिया, सबको एक अखिल विश्व के निर्माण में सहयोग करने के लिए अपने विचारों को बताया, उसी तरह यहाँ पे राष्ट्रवाद को जन्म मिलता है। राष्ट्रवादी सोच पुनर्जागरण का एक अनुपूरक है। यहाँ एक दृष्टिकोण है, इतिहास परक, विज्ञान परक, कि हमें कोई चीज करनी है, उसके लिए नजरिया क्या होना चाहिए हमारा। समाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड बोलते हैं ना इसको, या मानव ज्यादा। मानव की अद्भुत क्षमता और मस्तिष्क की अनंत संभावनाओं की बात, यही अभिलक्षण है हमारे पुनर्जागरण का। नेक्स्ट आता है पुनर्जागरण व्यवस्था में मध्य वर्ग कैसा था। अगर हम राजनीतिक व्यवस्था में बात करें, सामाजिक, आर्थिक, मध्य वर्ग कहीं भी कुलीन वर्ग का स्थान तो ले नहीं पा रहा था। मध्य वर्ग को कहीं हर जगह प्रॉब्लम हो रही थी, और मध्य वर्ग समाज का आधार था। कर भी मध्य वर्ग दे रहा था, काम भी मध्य वर्ग कर रहा था, बौद्धिक चिंतन भी मध्य वर्ग ही कर रहा था। क्योंकि भैया किसानों के पास, मजदूरों के पास तो इतना टाइम होता नहीं कि वो क्रांति करे, वो समाज को एक नया विकल्प दे। जिसके पास खाने के लिए है, वही थोड़े से एफर्ट करता है, थोड़ी एक नई सोच, नए विकल्प की बात करता है। लेकिन कष्ट क्या हुआ, वो इस स्तर पे नहीं थे कि एक रणनीति बना सके, एक नेतृत्व दे सके, या कोई घोषणा करके कि हम पुनर्जागरण दे रहे हैं, पुनर्जागरण स्टार्ट कर रहे हैं इस डेट से। जैसे हम कोर्स प्लान करते हैं ना, मैं वीडियो बता रहा था, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक फॉलो अप वीडियो आएगा, तो कंप्लीट निचोड़ देगा आपको इस वीडियो का। 5 मिनट का देखना मत भूलिएगा, फॉलो अप।
एक बदलाव आएगा यूपीएससी के इतिहास में कि किस तरह फॉलो अप आता है। सब कुछ कंप्लीट ये लिख के आना, आ जाएगा 70%, 60-70% गारंटी दे रहा हूँ मैं उस चीज की। लेकिन फॉलो अप का फायदा तभी है जब आप इन दोनों वीडियो को देखेंगे। चलिए, कहाँ थे हम? घोषणा पे। हाँ, तो कोई घोषणा करके तो आया नहीं था, ना कोई नेतृत्व कर रहा था, तो इसको सिर्फ एक मनोदशा बताया। वहां के उस टाइम के कालीन चिंतक विचारकों ने कहा कि ये एक आंदोलन नहीं था, डिनाई कर दिया, ये केवल एक मनोदशा थी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हम बात करते हैं तो ये आंदोलन से भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये एक विभाजक रेखा थी, दो युगों के बीच में एक विभाजक रेखा। इस चीज का एक पैर मध्यकाल में था और दूसरा पैर आधुनिक काल के दहलीज पर। यहाँ एक भेदभाव, अस्पृश्यतापूर्ण, परंपरागत रूढ़िवाद समाज, जहाँ एक नई बुद्धिवाद सोच के आलोकन प्रकाश में नई दुनिया की खोज। तो ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है, इसलिए मैंने आपको इतना डीपली इसको पढ़ाया सिलेबस में ना होते हुए। अब बात करते हैं पुनर्जागरण की। हमने अभिलक्षण पढ़े, हमने कारण पढ़े। अब पुनर्जागरण का माध्यम क्या रहा, उसकी अभिव्यक्ति कैसे की, कैसे पुनर्जागरण लोगों के बीच में लोकप्रिय हुआ। तो उसका मेन पार्ट्स हैं, मेन फैक्टर्स हैं साहित्य, कला, विज्ञान और गणित। साहित्य की बात करें तो दांते, शेक्सपियर, इरेस्मस, ये बहुत अच्छे इतिहास मतलब विचारक हुए हैं, जिन्होंने दांते जैसे विचारक ने डिवाइन कॉमेडी में व्यंग कर करके परंपराओं रूढ़िवादिता पर कुठाराघात किया। जहाँ शेक्सपियर ने अपने साहित्य के माध्यम से, अपने उपन्यास के माध्यम से रूढ़ियों का, परंपराओं का स्पष्ट पुरजोर रूप से खंडन किया। इरेस्मस को तो राजकुमार बोला जाता है उस काल का, क्योंकि इरेस्मस ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने चर्च की कमियों को उजागर किया और मुखरता से लोगों के सामने लाया। अगर कला की बात करें तो कला में चित्रकला, लियोनार्डो दा विंची, जिसकी दो पेंटिंग है, आपकी लास्ट सपर और मोनालिसा। ये तो फेमस फेमस पेंटर थे ना। जो लास्ट सपर, मतलब लास्ट सपर का क्या था कि एक व्यक्ति है, उसको नेक्स्ट डे फांसी होने वाली है, तो अगले दिन मरने वाला है, उससे पहले वो दावत दे रहा है। मतलब लास्ट सपर, सपर होता है शाम का, संध्या काल का खाना। दूसरे मोनालिसा, जो उसने मोनालिसा का सौष्ठव शरीर दिखाया, जो मोनालिसा के बारे में चित्रित किया, उसके रंगों का, उसके शरीर की सौंदर्यता का वर्णन, वो मध्यकाल में कहीं भी नहीं दिखता। इसने एक नए समाज का वर्णन किया, एक स्त्री के सौंदर्य का की झलक प्रस्तुत की, जो एक नए समाज की सोच को दर्शाता है। अगर हम माइकल एंजेलो की बात करें, उनकी लास्ट जजमेंट, ये पेंटिंग बहुत फेमस थी। और इन साहित्यकारों की सबसे बड़ी देन क्या थी कि इन्होंने भाषा क्षेत्रीय क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया। भाई, ऐसा तो था नहीं कि इन पे लैंग्वेज आती नहीं थी, या वो उस क्लासिकल भाषा में नहीं लिख सकते थे, अपने साहित्य नहीं निकाल सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोकल लैंग्वेज का यूज किया, जो एक राष्ट्रवाद को जन्म देती है। इसी तरह जर्मन, फ्रेंच, ये लैंग्वेज उभर के आई, लोगों में इनका विश्वास बना, लोगों की सहानुभूति मिली। क्योंकि कोई भी जो राज्य बना वो राष्ट्र के आधार पर बना। द स्टेट इज बोर्न ऑन द बेस ऑफ नेशन। मूर्तिकला में देख लो, एक गिरजाघर का कांसे का दरवाजा है, जो दिखाता है कि मध्यकाल से हम निकल निकल रहे हैं, नए युग को बता रहा है, जो एनलाइटमेंट दिखा रहा है। अगर विज्ञान और गणित की बात करें तो विज्ञान में जैसे कोपरनिकस की खोज थी, मैंने पहले भी डिस्कस किया आपको। कोपरनिकस ने क्या किया, कोपरनिकस ने बताया सबसे पहले कि भैया पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूरज केंद्र, और पृथ्वी अपने धुरी पे घूम रही है और परिक्रमा कर रही है और दूसरे ग्रह में। लेकिन कोपरनिकस की इस चीज को मान्यता उस टाइम नहीं है। जब बाद में जाके गैलीलियो ने दूरबीन का निर्माण किया, दूरबीन के आविष्कार से कोपरनिकस की जो सत्यता थी वो प्रमाणिक सिद्ध हुई। एक हुए हैं जियोनार्डो द ब्रुनो, उन्होंने खगोल खोज की थी, खगोलीय। उसके आधार पर जब उन्होंने विरोध किया तो उनको जिंदा जला दिया। ऐसा समाज था यार। अगर स्थापत्य की बात करें, कला के अंदर का जो पार्ट है, वो इतना विकसित नजर नहीं आता, इतना हाई फाई नहीं था, इतना डेवलप नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं उसने समाज में चेतना का विकास किया, कहीं ना कहीं नई चीजों का निर्माण कर स्थापत्य से उसने नई चीजें दिखाई समाज को।
एक नया सूर्य दिखाने का प्रयास किया। जैसे शरीर के सौष्ठव की जो वो जो मंदिर छोड़ो, जो भी चीजें नया स्थापत्य बना रहे थे, नई बिल्डिंग्स बना रहे थे या कुछ भी बना रहे थे, स्मारक बना रहे थे, तो उनमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट था, मध्यकाल से अलग सोच रखने वाला, जो लौकिकता की बात कर रहा था कि लौकिकता की परिपूर्णता की झलक जो हमें स्थापत्य में आने वाले समय में मिली, वही पुनर्जागरण का भाग थी। अब बात करते हैं विज्ञान की। जैसे हमने खगोल की बात की विज्ञान में, शरीर विज्ञान पहले माना जाता था कि भाई जो मानव का शरीर है ना, संरचना, उसको काट पीटा नहीं जा सकता, वो अक्षुण्य है। लेकिन जैसे जैसे शल्य चिकित्सा के बारे में बताया, बहुत सारे औजारों का, ऑपरेशंस का, नई नई टेक्नोलॉजी, एलोपैथी, ये जब खोज हुई, उन्होंने बताया नहीं, इसका भी ऑपरेशन किया जा सकता है। जिस तरह रक्त परिसंचय प्रणाली का, कि भैया जो आपको ब्लड दे रहा है ना, वो हृदय से जा रहा है सारे शरीर में, पहले किसी को पता ही नहीं था। तो यही मतलब खोज में, जैसे भाप का इंजन मिला हमें, आज हम इस चीज पे हैं, ये एक तरह का डेवलपमेंट ही तो था यातायात की दिशा में। नेविगेशन जो मिला, नेविगेशन की वजह से ही पूरे ब्रिटिश काल में, केवल एक नेविगेशन के बेस पे एक छोटा सा देश पूरी दुनिया पे राज किया। कम से कम 250 साल तो उन्होंने राज किया होगा ना, पूरा एक छत्र राज। अब जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, विज्ञान के मार्ग पे समाज बढ़ रहा था, तो विज्ञान की सबसे बड़ी चीज क्या है? विज्ञान होता है वस्तुनिष्ठ। वो नए की बात करता है ना, पुराने की बात करता है, वो वस्तुनिष्ठता की बात करता है। अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से कोई चीज सही है तो वो सही है। वो अपने नियमों पे बात करता है, रूल्स पे बात करता है, अपनी थ्योरीज पे बात करता है। इसी तरह हमने बंद विश्व की जो परिकल्पना थी, उसका खंडन कर दिया, जिससे हम बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि एक बंद विश्व है, ये ऐसा है। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ रही है, आज के समाज में भी हम देखेंगे, हम भूमंडलीकरण की बात करते हैं। हम करीब करीब 200 देश ऐसे हैं, 200 के करीब देश हैं, जिसमें से 120 देश डेमोक्रेसी में, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ हम भूमंडलीकरण की बात कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पे हम मंच बना रहे हैं, जहाँ बहुत सारे देश आके अपनी अपनी चुनौतियां बता रहे हैं, उस चुनौतियों से कैसे निकला जाए उसके सॉल्यूशन दे रहे हैं। आज हम ऐसे देश की, ये किसने दी? ये विज्ञान ने दिया। तो हमें देखना क्या है? अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले क्या देखा? ये कब हुआ, क्यों हुआ, क्या था, इसके लक्षण क्या थे, इसकी अभिव्यक्ति का माध्यम क्या था। अब जानेंगे हम पुनर्जागरण का प्रभाव कहाँ पड़ा। पुनर्जागरण का सबसे बड़ा प्रभाव भाषा पे पड़ा, साहित्य पे पड़ा, कला पे पड़ा, विज्ञान पे पड़ा, इतिहास के दृष्टिकोण पे पड़ा, लौकिक शिक्षा पर पड़ा, नवीन जीवन दृष्टि पर पड़ा। एक नया दृष्टिकोण लेके आया, जो दृष्टिकोण विज्ञान परक था, जिसने इतिहास लेखन की भूमिका में बहुत सहायता की। अगर हम बात करें, देखें, तो पहले का समाज जो रूढ़िवादी था, मायाजाल, परंपराओं से जकड़ा हुआ था, आज फ्री होना चाहता है, आज नए विश्व की संकल्पना पर बात करता है। आज मैं एक कहानी बताता हूँ छोटी सी, सही टेक्नोलॉजी की बात बता रहा हूँ। जब हम छोटे छोटे से थे, तो अगर हमारे मम्मी पापा कुछ कह देते थे या बाबा दादी कुछ कह देते, हमने कभी उन पर प्रश्न नहीं किया। अगर हमने पूछा नहीं, पापा ये ऐसा क्यों हो रहा है, मम्मी भी यहाँ तक कहती थी कि भाई पापा कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे टीचर ने कुछ कह दिया कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरी सिस्टर कह रही कि उसकी छोटी सी बेटी 3rd क्लास में है, वो कहती है कि हिंदी वाली मैम अच्छा नहीं पढ़ा रही, उनको तो ऐसे पढ़ाना चाहिए, ऐसे पढ़ाना चाहिए। इस तरह का प्रश्न यार, आई वॉज टोटली एस्टोनिश कि एक छोटी सी बच्ची इतने प्रश्न कर रही है। यही आधुनिकता सोच है। हो सकता है कि वो गलत हो, वो इस स्टेज में नहीं है कि वो समझ सके कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं तो प्रश्न उठा रही है, उसकी सोच को दिखाता है, उसकी एक आधुनिकता को दिखाता है। हाँ, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि चीजें कोई गलत नहीं, संपूर्ण सत्य कुछ नहीं है और संपूर्ण असत्य भी कुछ नहीं है। तो इसलिए अगर कोई किताब है या कुछ भी है, बड़े बड़ों ने कहा या कई विद्वानों ने, कई मान्यताएं हैं, उनको एक्सेप्ट करो, पूर्णतः नहीं। उनमें से जो अच्छी चीजें हैं, अगर आपको सही लग रही, आपके तार्किक और आपकी सोच पे वो खरी उतर रही है, तो उनको एक्सेप्ट करो। और जो चीजें आपको सही नहीं लग रही, उस पर आपत्ति भी आपको ही करनी है। अगर आप उसको मतलब सोच रहे हैं ना
कि नहीं नहीं यार छोड़ देते, प्रश्न उठाना आपका ही काम है। मध्यकाल और आधुनिक काल में सबसे बड़ा अंतर ये है, आज में भी बहुत सारे लोग हैं जो रूढ़ियों को मान रहे हैं, जो परंपराओं को। इसकी एक और कहानी बताता हूँ। जैसे 3 तलाक का मुद्दा चल रहा था, 3 तलाक के मुद्दे पे सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि वो इसको इसलिए डिनाई कर रहा था एक बड़ा वर्ग, कि वो उनके किताब में नहीं लिखा। अच्छा, अगर वो किताब में लिखा हो तो मान लेते हैं, उसमें भी बहुत सारी समानताएं हैं। कोई विकास के जरिए जा रहा है, जैसे यूरोप बहुत जल्दी विकास किया। जहां जहां रूढ़िवादी सोच है वहां आपका विकास देख लो, आपके सामने प्रत्यक्ष है, प्रमाण है, कोई मतलब इसमें सोचना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपनी तर्क बुद्धिवाद का परिचय देते हुए उस चीज पे बताना है। चलिए मैं मतलब इसका जिस्ट बताता हूँ, मजा आएगा आपको। पुनर्जागरण एक महान संकल्पना के साथ आया और धर्म सुधार हेतु आधुनिकता के रास्ते एक बेहतर विकल्प देकर मानव को सशक्त बनाकर इहलोक में प्रतिस्थापित किया। मानव की उसके स्वयं से पहचान कराई, एक तंत्र का निर्माण किया, उसको स्वतंत्र करने का प्रयास किया, उसको अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता दी। और पुनर्जागरण की संकल्पना इसी में निहित है, जिसमें अगर अंतोतगत्वा कहें तो मानव के पहले विवेक का उद्घोष ही पुनर्जागरण था। ओ मैन, यू आर मैजिक। ये एक ऐसा विचार था एक ऐसे समाज के सामने जहां समाज इसको फॉलो नहीं कर रहा, जहां समाज कहता है कि हम तो आदम समाज से जीते आ रहे हैं, अभी तो हम बहुत पिछड़े हैं, बहुत रूढ़ियों जो किताबों में जो। हाँ देखो, किताब जो लिखी होती है वो अपने काल सापेक्ष के अनुसार लिखी रहती है। मैं आपको एक मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान देना। किताब लिखी रहती है अपने काल सापेक्ष के दौरान। अगर आज की परिस्थितियां चेंज हो गई, खोजें चेंज हुई, खोज हुई, बहुत सी चीजें डेवलप की, तकनीक बनी, विज्ञान आया, तो इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो नए पन के अनुसार हमें भी तो कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहिए। जैसे संविधान, बहुत प्यारा संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन समय के अनुसार वहां भी तो संशोधन हुए। वो भी कहीं ना कहीं लचीला है और कहीं ना कहीं बहुत कठोर है। अगर मूल ढांचे की बात करते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जहाँ चेंज करते हो वहाँ आपका जो न्यायपालिका है वो क्वेश्चन मार्क लगा देती है, जैसे एनजेएसी में किया। तो इतिहास कुछ नहीं, पुनर्जागरण जो लाया निरंतरता के साथ परिवर्तनशीलता लाया। देखो, प्रबोधन में और पुनर्जागरण में सबसे बड़ा अंतर ये है, क्योंकि मैं आगे का भी बेस बना रहा हूँ ना, तो प्रबोधन नेक्स्ट स्टेप जो आएगा आपका, उस प्रबोधन पुनर्जागरण में क्या थी, एक निरंतरता के साथ परिवर्तनशीलता थी। मतलब मध्यकाल को भी उसने बिल्कुल छोड़ा नहीं, क्योंकि उस समय जो मध्यकाल के एक तरह का नेतृत्व कर रहे थे मध्य वर्ग, उसकी स्थिति इतनी स्ट्रांग नहीं थी, कमजोर था वो। और दूसरी तरफ ये आधुनिकता की दहलीज पे है। तो दोनों के एक संक्रमण काल में एक इतना बेस्ट कॉम्बिनेशन लाया जिसने आपको आधुनिक विश्व की संकल्पना दी। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रबोधन के लिए बता रहा हूँ, मोटे तौर पे अगर हम कहें तो एक ऐसा बौद्धिक प्रयत्न था जिसने यूरोप को मध्यकाल से निकालकर आधुनिक काल की दिशा की ओर मोड़ दिया। अब एक नया समाज। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी, और आप इस चैनल को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे प्लीज। और एक बेल वाला बटन जरूर दबाइएगा। और सबसे बड़ी चीज, अगर आपको कुछ भी पूछना है, बेल वाला जरूर दबाइएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, या मेरे एफबी पेज पे वो लिंक नीचे मिल जाएगा, इंस्टा पेज पे, एफबी पेज पे आप मुझे प्रश्न भेज सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में ध्यान रखना, फिर एक नया युग जैसे पुनर्जागरण लाया था उसमें, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ एक फॉलो अप वीडियो आएगी। हमारा पुनर्जागरण एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद में एक फॉलो अप वीडियो आएगी 5 मिनट की, ओनली 5 मिनट। और मैं गारंटी दे रहा हूँ इससे ज्यादा इससे बाहर नहीं आएगा, गारंटेड, पुनर्जागरण से क्वेश्चन। इस 5 मिनट की वीडियो को लेकिन देखना है तो पहले दोनों वीडियो देखनी पड़ेगी, आपको अपनी सोच समझ विकसित करनी पड़ेगी। जब रिवीजन करोगे तो ये 5 मिनट की वीडियो आपके लिए वरदान होगी, मैं गारंटी ठोक के बात कह सकता हूँ। चलिए, बाय बाय, सी यू, धन्यवाद आपका, थैंक यू।